वो कबायली आ गए, वो बारामूला तक पहुंच गए। हमने सोचा वो शाल टैंक तक आए, मगर उनको वहां पर रुकाया गया और शेरवानी साहब थे। वो 2 दिन लग गए। 2 दिन वो कबायली हमला था, मिलिट्री हमला नहीं था, वो ट्रेन लोग नहीं थे। वो उधर ही 2 दिन ठहरे, उनका जाया हो गया। उन्हें शेरवानी साहब को फिर हटाया भी। बख्शी साहब का दौर जो है ना, वो दौर तो कश्मीर में कभी नहीं आएगा। ये दौर तो सुनहरी दौर था। मैं मिशन स्कूल में गया, अंग्रेज नहीं बना। वहां 10 टीचर्स थे, नाम तो हिंदू थे। एक था अब्दुल अजीज मुसलमान, दस्तार लेके, वो दीनियात पढ़ाता था। हम तो मुसलमान ही रहे, पक्के मुसलमान रहे, आज भी पक्के हैं। और शराब कदम था, वहां नाला मार चलती थी। वो नाला मार इतनी खूबसूरत थी, हम बच्चे नीचे जाते थे, हम छोटे छोटे मछलियां पकड़ते थे, सुबह नहाते थे। वहां से हाउस बोट भी चलते थे, वहां से ये सब्जी वाले आते थे, सब्जी बेचते थे। वो छोटी छोटी नाव जो बोलते हैं, वो उसमें आते थे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं यादों की एक और कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यादें जो प्रोग्राम है कश्मीर लाइफ का एक पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, जिसमें हम उन ख़वातीन हज़रात से बात करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कंट्रीब्यूट किया हो। उनके तजुर्बात, उनकी ज़िंदगी और उन्होंने जो वाक़यात अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखे हैं, वो कश्मीर की तारीख़ का भले ही पॉपुलर हिस्ट्री का हिस्सा ना हो, लेकिन वो तारीख़ का हिस्सा हैं और उससे तारीख़ इम्प्रूव हो जाती है। तो मैं इस वक्त जहाँ हूँ, मैं एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हूँ, और ये क्लिनिक जो है पिछले 58 साल से ज़्यादा वक्त से चल रहा है। और मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी, अभी तक डॉक्टर ही हैं, और उनकी उम्र 90 प्लस है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो 91 साल के हो जाएंगे। मेरा मतलब है डॉक्टर हबीबुल्लाह जरगर से, जो कश्मीर के जाने माने और अवलिन सर्जन्स में से एक थे। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुक्रिया जनाब। तो हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्र है। यू आर ए renowned man in life, conducting life. It has shown lot of happiness to Kashmiri people of life. Daily we see some program which educates ignorant and innocent Kashmiris, teaches them how to live. शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स वी आर मेकिंग। मैं ये चाहूँगा कि आप बहुत जल्द इंशाल्लाह 91 साल के हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जब आप 90 प्लस हैं, तो आपका जो चूँकि आप हमसायगी में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका दिन बड़ा बिजी रहता है और बड़ा तवील रहता है। क्या शेड्यूल रहता है आपका दिन का? आप किस टाइम जागते हैं और किस टाइम सोते हैं? जनाब, ये जो लाइफ है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन से जिन लोगों ने मुसीबत उठाई है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। बैज लोग जो होते हैं, खानदान में पैसे होते हैं वगैरह होता है, वह अशरत की जिंदगी बसर करते हैं। वो दिन भर अगर सो के भी रहे तो। हमारा बचपना डाउन टाउन में शुरू हुआ, गुर्बत थी बहुत, खाने को चावल तो दूर की बात है, मक्की खाते थे हम, जिसको हम वाट बोलते थे, वो भी हमने खाया। कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। वो जिंदगी और उस वक्त क्या रहमत, अल्लाह ताला की बरकत, सब्र,
छोटे थे हम, सराफ कदल में रहते थे, पास ही राजौरी कदल था, वहां मीरवाइज मंजिल। उन दिनों वहां पर जिनाई पे हजरत मौलाना मरहूम मोहम्मद यूसुफ शाह साहब थे और नमाज सईद साहब कराते थे। यूसुफ साहब का वाज शरीफ हमने सुना। बचपन में हम दरदत आ जाते थे छोटे, उसके अलावा स्कूल भी जाते थे। 5 वक्त की नमाज हम जामिया मस्जिद में पढ़ते थे। मौलवी साहब का वाज मैंने बहुत दफा सुना, 6ठी-7वीं में। मुझे खूब याद है एक दिन वो मौलवी साहब का सब्र कितना था, कितने बुलंद पाए के वाइज थे वो, कितना हक है उनका कश्मीर पर। उनके एक अजीज जो उनके पास काम करते थे, उनका नाम जनाब, वो भी मरहूम है, अब तो सलाम दलाल था। जामिया मस्जिद में बीच में आंगन में एक थोड़ा सहन है, वहां बहुत बड़ा चिनार का दरख्त है, वहां वो वाज कर रही थी। फिर अब्दुल सलाम उठे, उसने गवर्नमेंट के मुतालिक कुछ बातें शुरू की और मुझे खुदा कसम याद है भी, मौलवी साहब ने उसका दामन पकड़ा, उसको बिठाया, बोलने नहीं दिया। मैं ये बोलता हूँ 4ठी-5वीं में था या 44-45 की बात है। वो सलाम साहब भी महाराज करते, वो दलाल का काम करते थे। उनके फर्जंद थे रोफ साहब और लायर थे, पता नहीं अब कहाँ है। उस जिंदगी में हमने पढ़े, प्लान किया, मेहनत की। हम दिन शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं 6-6:30 बजे और बाकी काम करते हैं। शुगर है, हमें शुगर का टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर है उसकी दवा खाते हैं, बाकी बीमारियों की दवा खाते हैं। फिर फारिग होते हैं, चाय बनाते हैं, फिर हेल्पर्स आते हैं, वो अंडा शंडा बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। दवाई खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर दवाई 8-10 दिन बंद करेंगे हम तो मर जाए। काम शुरू करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, देखते आए हैं, इस उम्र में भी देखते हैं। जितना हम पेशेंट को देखते हैं उतना हम खुश रहते हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। बीमारियां बहुत हैं, आमदनी बहुत कम है। लोगों के हालात सुनकर हम को बहुत तसल्ली होती। वो किस मुसीबत में है ये सुनते हो, हमसे कुछ इलाज हो सके बीमारियों का। इस वक्त तो डॉक्टरी भी बहुत उरूज पर है, मगर पहले तो उरूज पर नहीं थी ना। पहले बहुत पॉवर्टी थी, बहुत पॉवर्टी थी, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं थी। मुझे याद है उन दिनों हकीम हुआ करते थे, वो हकीम भी ऐसे हकीम थे बीमार ठीक होते थे। मैं ये नहीं बोलता ना डॉक्टर से, बहुत गुलाम ये माम हकीम जिसको बोलते थे, अब्दुल अजीज हकीम वो होता था, मुहिब हकीम, वो शंकर सेकिस्तान बैदियाना, वो इसका ब्रेड देते थे, मिस्र कैंट इनका जूस देते थे, पानी गर्म करके वो उबाल के उनको, उससे फर्क होता था। मुझे याद है एक वक्त मैं बीमार हुआ, गले में बहुत दर्द हुआ, बिस्कू में पढ़ता था, जो बिस्कू कश्मीर 38 में आया था। उसने मिशन स्कूल शुरू किया फतेह कदम में, वहां कोई नहीं जाता था, बोलते थे अगर वहां जाओगे तो अंग्रेज बनोगे। उसके गेट पर लिखा था, जो बकते हैं क्या बकते हैं, क्या बकते हैं, बकने दो जो बकते हैं। वहां लोग नहीं जाते थे, मगर अल्लाह ताला का करना है और मेरे लिए अच्छा हुआ। मैं मिशन स्कूल में गया, अंग्रेज नहीं बना,
वहां 10 टीचर्स थे, नाम तो हिंदू थे। एक था अब्दुल अजीज मुसलमान, दस्तार लेके, वो दीनियात पढ़ाता था। हम तो मुसलमान ही रहे, पक्के मुसलमान रहे, आज भी पक्के हैं, अंग्रेज नहीं बने। फिर ये बिस्कुट जो है ना, मैं बीमार हुआ, इतना इखलाक था मास्टर एंड स्टूडेंट में। मैं यतीम था, उसने मुझे रहना वाले लिया। वहां एक अंग्रेज हुआ करता था, अस्पताल था, और मेरी वहां पर टॉन्सिल्स निकाले गए। वो क्रूड मेथड था, इथर देते थे, ये एनेस्थीसिया आसान नहीं था। ठीक हुआ, घर आया, मगर खून चलते रहा। मैं ये बोल रहा हूं इसलिए भी, फिर हमारे घर हमने, मेरे वालिद साहब ने जनाब यूसुफ साहब मरहूम को बुलाया, एक मियाँ छोटा होता किया। अल्लाह पाक की कसम, सच बोल रहा हूँ, साफ कदम में छोटा कब्र है, वहां और लोग बैठे थे, मैं बैठा था, मेरे बगल में यूसुफ साहब थे, सफेद ड्रेस में, सफेद दस्ता कर बैठा, मुझे खून आता था। उसने मुझे बोला, गोबरा बात क्या? मैं डर गया, खुद भूखा था, अपनी जात की कसम बोल रहा हूं, और मैंने खूब बता खाया, और मुझे नींद पड़ी इतनी। 2 दिन के बाद मैं उठा, पूरा ठीक था। ये रूहानियत थी जनाबी मीर वाइज की, और मैं ठीक हो गया। उन दिनों इलाज था, बीमार, हजारों की तादाद में मीर वाइज जाती थी। वो प्याला लेके जाते थे, वो प्याले में लिखा करते थे, उस प्याले में पानी डालो, वो पीते थे, वो ठीक होते थे। हम जब नौकरी लगे, हमारा तनख्वाह था 200 रुपये, 200 एक महीने का, 120 गवर्नमेंट हमें देता था, 80 रुपये अपने पास रखता था ताकि तो भाग न जाओ। उस 120 रुपये महीने में 5 महीने बाप बाप हम गुजारा करते थे अच्छी तरह। 1 रुपये की 100 रोटियां आती थी, इस जमाने में 50 रुपये की एक डबल रोटी आती है। 120 रुपये में चावल भी, घी भी, गोश्ताबा भी, रिश्ता भी, सब कुछ करते थे, खुश। मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक किया, मेरी मासी आई मुबारक पर, उसको बोलती थी बड़ी रोटी रोट। वो रोट इतना बड़ा 11 रुपये का था, उसको 3 आदमियों ने लाया सर पर, उसके टुकड़े करके हमने। उस वक्त एक दूसरे को हेट्रेड नहीं था, माँ बाप मिलके रहते थे, आराम था, एक दूसरे का अदावत नहीं था। जो बोलते ना इंसानियत, रूहानियत, वो थी। ये आजकल की हैवानियत नहीं थी। आप जिस शराफ कदम को जानते हैं, आपके बचपन का शराफ कदम, 1930 के आसपास का शराफ कदम, वो कैसा था और आपका घर कैसा था? हमारा घर एक छोटा सा घर था, कुछ कमरे थे, उसमें 2 भाई रहते थे, समद साहब एंड सदीक साहब, और दोनों सुनार थे उधर ही। और शराफ कदम था, वहां नाला मार चलती थी। वो नाला मार इतनी खूबसूरत थी, हम बच्चे नीचे जाते थे, हम छोटे छोटे मछलियां पकड़ते थे, सुबह नहाते थे, वहां से हाउस बोट भी चलते थे, वहां से ये सब्जी वाले आते थे, सब्जी बेचते थे, वो छोटी छोटी नाव जो बोलते हैं वो उसमें आते थे। और 1 रुपए के साव से अलावा कद्दू मिलते थे, इतना सस्ता पान था, इतना हम खरीदते थे। और शराफ कदम में एक ब्रिज था इंडू का,
पता नहीं उस वक्त वो ईंटों का ब्रिज किसी को बनाना आएगा, वो गिरता नहीं था। वायसाई ब्रिज कादी कदल में था, वायसाई ब्रिज राजौरी कदल में था, नाइट कदल में, फिर नाले मार आया, सब मिट गया। अब वो सराफ कदल पर एक तरफ दुकानें हुआ करती, वो सराफ कदल मिट गया। उसकी याद है, पिक्चर है, और कुछ नहीं। वो नाव कहाँ, पानी कहाँ, वो पानी भी गायब। वो पानी इतना आता था, हम वहां से नहाते थे माशाल्लाह। वहां तक हम बचपन में उसी मकान में रहे। फिर जब हम ने तरक्की की, हम भी इधर उधर चले गए, डॉक्टर बन गए, चचा अलग गए, 2 भाई अलग गए। मगर सुनार का वहां अभी भी है, सराफ कदल में। मेरा भाई अशरफ साहब वहाँ, उसके बेटे भी, वो एमए किया हुआ है उसके बेटे ने, वो भी सुनार का। सुनार के काम में अभी भी नफा है, अभी भी बहुत कमाते हैं सुनार। दिल्ली में आप जाइए, कितना करोड़ों अरबों रुपये सुनार के पास है। मगर मुझे पसंद नहीं था। इस काम में थोड़ा बेईमानी भी होती है, मैं इससे दूर ही रहा, मैं नहीं चाहता। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर, हमें खिदमत करने का मौका दें। तो आपके जो वालिद साहब थे वो सुनार थे जी ना, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की कि आपको इसी शोबे में, इसी पेशे में लगा दे, लेकिन आप पढ़ने लग गए। और आपका वो बिस्को से ही शुरू हुआ आपका पढ़ना, या किसी और स्कूल से आपने शुरू किया? क्योंकि आपके नजदीक कोई दूसरा स्कूल भी था। जनाब आली, बाप ने पॉवर्टी बहुत थी, माँ मर गई थी, दूसरी शादी हुई थी, आमदनी बहुत थी, कमाना बहुत था, नहीं बहुत कम था। मैं तो सुनार के दुकान में बैठा, बचपन में सुनार का काम 5-6 साल का था, सुनार का काम किया। फिर मुझे यतीम जब हो गया, सुनार के काम में उन्होंने मुझे उठाया, इस्लामिया स्कूल लिया, वो पास ही है। जब मुझे इस्लामिया स्कूल लिया, सच बोल रहा हूँ, मैं एक यतीम था, एक कोने में बैठा था। लोग वहां शोर करते थे, बहुत शोर मचा रहे थे। वहां एक बैंड मास्टर था, मुझे याद है, अल्लाह उसको मगफिरत करे। मैं छोटा था, यतीम था, बैठा था चुप करके, उसने मुझे मारना शुरू किया, इतना मारा। मैंने दूसरे दिन नहीं माना स्कूल जाना, मैंने बोला मुझे सुनार का काम ही करना है। फिर मेरे चचा, अल्लाह उनको भी माफ करे, वो फतेह कदल में उनका दुकान था। फतेह कदल में हम 2 लोग पंडित बहुत रहते थे। वो पंडित औरतें डीजे हॉरो बनाती थी और बाकी मैं उसके साथ सुबह जाता था, वहाँ ही करता था। अल्लाह के फजल से मुझे कुछ जहन तो अच्छी ही थी, मैं छोटी छोटी काम में बहुत महारत रखने लगा, बनाता था। वहाँ पंडित लोग आते थे, ये पंडित लोग बिस्कुट स्कूल में टीचर थे। जब उन्होंने मेरे काबिलियत में देखी, कुछ मुझ में देखा, उन्होंने सिद्दीक साहब को बोला, अरे इसको सुनार के काम से दूर करो। मैं नहीं चाहता था, मैं बोलता था मैं सुनार, मगर उन्होंने मुझे, उन दिनों बच्चों में वो लिवरियाँ होती थी, मूंगफलियाँ होती थी, मुझे दिया। पुल कर रहा था फतेह कदल, हम बिस्कुट साहब के पास पहुंचे। जब उन्होंने मुझे बिस्कुट साहब के पास लिया, उनने उसको बोला ये और सुने, मैं 6-7 का,
उसने मुझे बिस्कू ने उतना प्यार दिया जितना मुझे अपना दादा कहता था, ख्वाजा मोहिउद्दीन हक़ नवाजा का, उससे भी ज्यादा गोद में लिया। कुछ चीजें नहीं बोला, इनको गोरा बनाओ, मैंने बनाया। एक गोरा दिया, इसको पहाड़ बनाओ, मैंने बना। वो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। ये कौन सा साल था? समझ लीजिए 44-45 का होगा, 43 का, यही। वो 38 में आया था। वो कितना इज्जत करता था। वो मैं बन गया। उसने मुझे बोर्ड पे सवालात किया, मैंने अरबी बहुत सीखा था। अरबी में उसने बोला मुझे लिखो, मैंने लिख लिया। उसने मुझे सेकंड में रख लिया। सेकंड में रख के उसने एक मेहरबानी की, मुझे 2 रुपया वजीफा रखा। 1 रुपये में 16 आने आते थे, 1 आने में 4 पैसे होते थे, 2 रुपये में 32 आने। हम शराब कदल में रहते थे, 1 आना का चना लाते थे, फतेह कदल तक जाते थे, उधर से वापस आके खाते थे। वो यही 51 तक रहा। 51 वो साहब यहाँ से चले गए। फिर वो स्कूल मिला कदल आ गया, वो एडमांड आ गए दूसरे बिस्कुट साहब के लिए, और हमने 51 में मैट्रिक पास किया अल्लाह के अच्छी तरह। तो जो 47 से पहले का श्रीनगर था, हाँ, उस वहाँ के लोग, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का उस दौर का खाना पीना, उस दौर की समाजी जिंदगी, वो कैसी थी? वो बहुत अच्छी थी। 47 से जब हम बचे थे, शराफ कदल में रहते थे, उसको बोलते थे नाले मार, और छम एक था, वहां पर रहते थे। मैं बोलता हूँ अल्लाह कसम, अगर एक घर में मुर्गा होता था ना, वो दूसरे के घर में भी जाता था, मुझे खाता था एक दूसरे का। ईद आती थी, एक दूसरे का घर जाते थे। हिंदू लोग आते थे ईद मुबारक करने, हमारे पास थोड़ा सहन था। हिंदू लोग भी वहां आते थे, वहां के हिंदू लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, वन रिंदु पोशमाल जितने शोभी शाबा चाने गाते थे। इतनी खुशहाल जिंदगी, एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते थे। ये आजकल का जमाना नहीं, कोई बाप किसी लड़की को किसी से घर नहीं देना चाहता है। करेक्टर, माहौल बहुत अच्छा। मेरे वालिद साहब, उनकी सुनार की दुकान थी, मुझे एक ड्यूटी करनी पड़ती, उसको पास पता नहीं ये जंजीर कश्मीर में किसने लाई है। ये जंजीर मिट्टी की भी होती है, तांबे की भी होती है, कोई अमीर पीतल की भी रखता है उन दिनों। और मुझे उसको रोज पानी चेंज करना पड़ता था, मुझे बहुत तंग होता था। मैं उसको बहुत अच्छा, उसको इतनी बदबू यही निकली। वो जंजीर अभी भी है, गांव में चलती, मगर उन दिनों कोई और दवाई नहीं खाता था। हुसैन साहब, आपका जमाना देख लीजिए, एवरीबॉडी इज ड्रग एडिक्ट। सिगरेट से छोड़ दो, शराब कितना चलता है, ओपियम कितना चलता है, कितनी दवाएं। आप इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, मैक्सिको देख लीजिए, इस वक्त एक दवाई जो 100 गुना 10 गुना खतरनाक है मॉर्फिन से भी, वो भी चलती। सब खाते हैं, लोग बोलते हैं आप गुसल में भी चलती है, शाम को लाइन लगती है, कहीं बाकी जगह पे भी चलती है। कोई शराब वाला जहां अलची बाग है वहां भी रात करता था। उसके पास एक कुत्ता था, उसके पास 10,000 रुपये लागत थी उस कुत्ते के, वो भी शराब बेचता था, लोग पीते थे। वो कहां से था, आज कौन आता। आप इस किसको बोले,
बाप बेटे को बोलता मत पी लो, वो माता नहीं, वाह भी पीता है, मैं भी पीता। आप बोले भी लड़की पीती है, बाप पीता है, जनाब भी माएँ भी पीती है। मेरा एक करीब दोस्त एक दिन आया, डॉक्टर साहब मेरी बीवी बीमार, आप मैंने बोला घर में नहीं आऊंगा बेटा, आप यहाँ लाओ। मैंने बोला बेटा ये क्या हुआ है तुम्हें? बोला आप इसको बाहर निकालो। मैंने बोला आपका खावंद है, इसके सामने बोला नहीं। फिर उसने बोला मैं फोर्टविन के 6 इंजेक्शन दिन में लेती हूँ। ये फोर्टविन जो है ना, मुझे ऑपरेशन किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। मैंने उनको बोला हम फोर्टविन श्रीनगर में, इससे मुझे बोला हम यहाँ नहीं देते फोर्टविन, वो श्रीनगर में देते, वो 6 लेते थे। अब पुलिस में आपको, पुलिस को पहले ही इतना काम है, अब इन ड्रग एडिक्ट को वो क्या करेगा? ये तो माँ बाप का काम है करना, बच्चों को संभालना। अब क्या वो संभलेंगे? अल्लाह बेहतर जानता है। वो इंसानियत रूहानियत चली गई, वो कश्मीर चला गया। भाई उस दौर में लोगों के पास पैसा था जब आप स्कूल जाते थे? बहुत कम पैसा था। क्यों? उन दिनों लाइफ ही स्टैंडर्ड ही ऐसे थे, छोटे छोटे दुकान थे, बाहर लोग जाते ही नहीं थे। मगर यहाँ का मेवा था तो हम खाते थे, वो एक पेटी एक पानी के आती थी, खाते थे, सब कम खाते थे, कमाते थे, सब्जी थी अपनी। बाहर का कोई आता तो बहुत कम आते थे, बहुत कम, बाहर जाते नहीं थे, बाहर बहुत कम। बर्फ होता था, ये रास्ता बंद होता था। मुझे पता है मेरा एक पेशेंट था अली कदल में, वो अल्लाह ताला उसको भी वो गोश्त का काम करता है, वो मुझे बोलता था जब हम बानहाल में जाते थे, हम अपने आप को वगू बोलते हैं उसको, उसमें लपेटते थे, हम बानहाल में नीचे जाते थे, कोई नीचे जाता पूछता था, कोई नहीं पूछ, वो जाते थे दिल्ली, वो करते ट्रेड होता था। मगर ज्यादा ट्रेड होता था रावलपिंडी के साथ, यहाँ के लोग रावलपिंडी जाते थे, आते जाते थे। फिर तरक्की का दौर आया, तरक्की का दौर हमने शुरू किया। जब हम डॉक्टर तेली जान था वगैरह था, वो 400 लेते थे, तत्काल कितना था? अली जान 10 रुपए लेता था, हम 2 रुपए लेते थे। हमारा जब वो अली जान बहुत आगे चला तो 80 रुपया था। हम अब मैं दिल्ली में इस वक्त खुद देता हूँ 15,000। वो लेते हमारे यहाँ पंडित थे, वो चले गए, किस्मती में चले गए। वो कौन दौर था, कैसे आवा मुझे पता नहीं। हम बैठे थे, शुरू हुआ, वो चले गए। अब अल्लाह ने उनको आबाद किया। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने से बोला डॉक्टर साहब मेरे कार में बैठो एक दिन दिल्ली में। बैठो, मैंने बोली कि तो बोला ये 60 लाख की है। I cannot afford 60 lakh car in Kashmir. उनको अल्लाह ताला ने उनको आबाद किया, अब वो यहाँ आएंगे, वो उनके पास वो चलता। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि 47 में आप 8वीं जमात के थे? हाँ, मैट्रिक 51 में पास किया। हाँ, तो उसका मतलब है 6, 7वें, 8वें के। हाँ, पूरा पता है, क्या हुआ? 47 का पूरा पता है। आप आपने जो देखा? मैंने जो देखा वो बता। मैं शराफ कदल में बैठा था, वो दुकान के बाहर, वो उसको बोलते थे एक पट्टी, उसको बोलते थे पेंड, उसी पर मैं बैठा था। ये 4 बजे के बराबर है, सिद्दीक साहब समद साहब वहां बैठे, इनका एक दोस्त पंडित आया, वो महाराजगंज में पोस्ट ऑफिस में था। बोला मुबारक हो, मुझे याद है, सच बोल रहा हूँ अल्लाह पाक, तो पाकिस्तान झंडा चढ़ गया महाराजगंज में पोस्ट ऑफिस में, खुशी हो गए। ये बात फिर वहां पर 1-2 अच्छे सेहतमंद आदमी थे, बच्चे जमा हो गए, शराफ कदर से एक जुलूस निकला, इनकलाब पाकिस्तान। वो जामिया मस्जिद पूछा, जामिया मस्जिद में
ये अक्टूबर का मिल था, गोलियां चली। वो गोलियां 5 लोगों में टांग में आई, सर में नहीं, कोई नहीं मरा। उनका इलाज हुआ और सब ठीक हो गए। फिर पाकिस्तान डिवाइड हुआ। जिन्ना साहब उससे पहले आए थे जामिया मस्जिद। आपने देखा उनको? मैंने जिन्ना साहब को अपनी आंखों से देखा, मेरे वालिद साहब, याद है मुझे। वहां स्टेज पर वो चौधरी अब्बास थे जम्मू के, मीर वाइस साहब थे, बहुत से, यार जंग था, यार जंग वो बैनर बने थे वगैरह वो है। फिर शालमार में रहे, मैंने उनको देखा, फिर वो चले गए। शेख साहब से मिले थे। 47 में कबायली हमला भी हुआ। हाँ, जब कबायली हमला हुआ, वो कब हुआ? वो हुआ था, मुझे ये पूरा याद है। वो कबायली आ गए, वो बारामूला तक पहुंच गए। हमने सोचा वो शाल टैंक तक आए, मगर उनको वहां पर रुकाया गया। और शेरवानी साहब थे, वो 2 दिन लग गए। 2 दिन वो कबायली हमला था, मिलिट्री हमला नहीं था। वो ट्रेन लोग नहीं थे, वो उधर ही 2 दिन ठहरे, उनका जाया हो गया। उन्हें शेरवानी साहब को फिर हटाया भी। तो एयरपोर्ट इतने में अक्टूबर का आया, शेख साहब दिल्ली पूछे, महाराजा चला गया, उसने इलाक किया। तो अक्टूबर का महीना था, फिर जहाज आए, लोग परेशान है, ये क्या हो रहा। छत पर चढ़े और देखने लगे। लोगों ने तब तक जहाज नहीं देखे थे? लोगों ने देखे थे पहले, जब जहां आया था जहाज मुल्क कश्मीर बचतव लुकव करतव तो तकसीर, ये भला है। ये भी गाना निकला था। नहीं, ये कब की बात है? ये 47 से थोड़ा पहले ही, पहले यहाँ जहाँ डकोटा वगैरह आता था। महाराजा का जो रोल था ना, उन दिनों लोग अच्छे थे, पावर भी बहुत कम था। लोगों ने उसको बोला, हरि सिंह को, पानी को हम टैक्स लगाएंगे। हरि सिंह साहब ने, अल्लाह उनको मगफिरत करे, बोला जब तक मैं जिंदा हूं कश्मीर में पानी को टैक्स नहीं लगेगा। इस वक्त हम 3600 यहाँ पर मैं देता हूं, मुझे पानी ही नहीं। कंप्लेंट भी करता कोई नहीं। महाराजा को कभी आपने देखा? महाराजा को हमने देखा था, करण सिंह मेरे से 1-2 साल महाराजा को वहां था। वो महाराजगंज जब वो आता था, महाराजगंज कभी चक्कर करता था, बहुत जुलूस होता था, मैंने देखा था। उसके बेटे मुझे 1-2 साल यहाँ पढ़ते थे, करण सिंह। और उसका जब बर्थडे होता था महाराजा का, वो लोग मिठाइयाँ बेचते थे, हम भी जाते थे। हमें, मुझे याद है, मिठाइयाँ 5 दाने 6 दाने लिफाफे में होते, हर एक लड़के को दिया करते। मोहब्बत की निगाहें बहुत थी। मैंने काक को, रामचंद्र काक को नहीं देखा, मगर रामचंद्र काक उस इलाके में गया हूं। वो दारा रहता था, उसके दामाद, उसके पोते उनको मिला, उसके दामाद तो हमारे पास। तब तिजारत क्या क्या थी? उन दिनों लोग चादरें बनाते थे, कमले बनाते थे। कश्तवाड़ की कमल बहुत मशहूर है, वो होती। और लोग ये पुट्टू जो है ना, चादरों को, उनको कपड़े बनाते थे। गर्म पानी, बहुत गुर्बत थी। जूते जो थे ना, वो घास के बन, उसको पुलोर बोलते थे। वो श्रीनगर में भी होता था? श्रीनगर में भी होता था। कहाँ? हमारे यहाँ सराफ कदल में भी है, मदनवार था, मस्जिद में वो पानी वगैरह, मदनवार को वो पुलर भी होता था, वो पुलोरो भी। हमने इतनी बर्फ देखी, कश्मीर का पुलोरू, घास का जूती, पानी की सोटी, तैरते हुए खेत जो दल में हुआ करती थी। वो पुलोरू मैंने देखा खुद, वो पहनता था। फिर जूते आए, गुर्बत थी, जूते भी होते थे, मगर इतनी कॉस्टली कहाँ होती थी जो आबादी। अब तो कश्मीर में तो आबादी तो ठीक है, पैसे भी बहुत है, लोग आबाद है,
मगर खुशहाली नहीं है, दिल का सुकून किसी को नहीं है। बेटा खुश नहीं, बाप खुश नहीं, लोग खुश नहीं, हुकूमत खुश नहीं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं। अब जब पढ़ने आ गए, जब बिस्को साहब का स्कूल शिफ्ट हो गया है मेरा कदर, तब आप तो रोज आते थे। हाँ। और बिस्को साहब के एक साथी भी थे जिनकी वो मदद करते थे, साथी नहीं थे, उनकी मदद करते थे, उसका नाम था सुबहान हजाम। हाँ आपने देखा सुबहान हजाम? नहीं, मैं सुबहान हजाम को मुझे पता, वो तो बहुत लोगों को, वो इतना अच्छा था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ रानावारी में, वहां से मुझे नाव में लाया सराफ कदल तक, वहां तक साथ आया सराफ कदल तक। वो इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग था, ह्यूमैनिटेरियन। तो कभी सुना आपने सुबहान हजाम के बारे में? मैंने नहीं सुना हजाम के बारे, बाकी मैंने सुना गफार चापरी, उसका एक दोस्त था, उसका सुना। गफार चापरी का मोहम्मद यूसुफ, वो अभी भी यहाँ थे। गफार चापरी डल में रहता था, उसका लेक्चर में भी सुना था। वो जिना साहब के साहब भी थे, उसका नाम गफार चापरी। उसका खानदान मैंने देखा है, आधे मलेशिया में है, आधे यहाँ ये डल में है। जब आप मेरा कदर पढ़ने आते थे बिस्को स्कूल में, तो आपको अपने पेरेंट्स बताते थे कि वहां उस इलाके में नहीं जाना, मतलब कोई इलाका यहाँ था, मतलब नहीं, वो कुछ नहीं, ताशवान बेल्ट था ना? नहीं वो नहीं बोलते थे उधर से जाना। हमारा रास्ता था सराफ, हमारा रास्ता था पर्टिकुलर, सराफ कदर से निकलना, गांखन के तरफ से जाना, गांखन से जहाँ रानावारी, फिर खान का, फिर फतेह कदल, फिर कदल क्रॉस करना तो पहुंचना, या वो रास्ता। वर्दा क्रॉस करना है जना कदल, जना कदल में वो पंजाबी हैं, वो एक गली डायरेक्ट जाती थी, हुजूर जरूर उसको बोलते थे, वो फतेह कदल में, वहां से हम पहुंचते थे। और हम कहीं नहीं जाते थे, कमाल का हम जाते थे सैर सपाटे चले दरगाह नमाज पढ़ने। उसके अलावा जब जाते थे बादामारी गाड़ी खाने के लिए और मखदूम सोबत। मेरे कहने का मतलब है कि उस वक्त जो गुर्बत थी, और उस गुर्बत में सरकार का भी हाथ था, लेकिन कुछ इलाके श्रीनगर में थे जहां बड़े गलत काम हो रहे थे। आपने उसके बारे में सुना कभी? किसके बारे में? जो गलत काम हो रहे थे। हाँ, गलत काम भी यहाँ बहुत इलाकों में हुआ करता था। मैंने सुना ताशवान का नाम। हाँ, वही हम तो ताशवान से उसको अब उर्दू बाजार बोलते हैं। वो बीमारियां भी कश्मीर में थी, उनका इलाज पहले कम हुआ था, जब अब डॉक्टर बन गए हमने उनका इलाज किया है। ये ऑल ओवर ये बीमारियां थी, फिर उसका इलाज अब तो नेस्तनाबूद है वैसे। हाँ, अब तो ये वो तो उन्हीं दिनों में, हाँ उन्हीं दिनों में खत्म हो गया। फिर अब तो ये आम हो गया। लेकिन कितने लोग थे उन मतलब बहुत कम लोग थे, वो वैसा नहीं था ना। एक जमाना इस दुनिया में हमने ये भी देखा है, ओलंपिक का मैच था, शायद फ्रांस में था, फ्रांस में इतने लोग आ गए, फुटबॉल मैच, वहां 30,000 प्रोसेस थी, और उन्होंने बोला वो हैव डन ए वेरी गुड बिजनेस। वो भी जमाना इस दुनिया में आया। मगर थोड़ा ताशवान तक हमने सुना है। तो फिर उनको जब रिहेबिलिटेट किया, वो कुछ प्रोसेस उसके बारे में कुछ पता है कि उनको जब इज्जत की जिंदगी यहाँ पर मैं बोलूंगा, ये जो कश्मीर पिरवर है ना, यहाँ के लोग खुदा परस्त बहुत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आस्थानों को जाते हैं। ये जो पिरवर है ना, खासकर यहाँ कश्मीर में मौलवी रसूल शाह, मौलवी अहमद साहब, मौलवी आतिफ साहब, मौलवी यूसुफ साहब, इनका रोल बहुत है। आज बहुत से मौलवी मुबारक के साथ बहुत है यहाँ, उन्होंने आवाज तो यहाँ मस्जिदों में बहुत होता,
رمضان کے مہینے میں ہر ایک مسجد میں نے دیکھا. اپنے شیخ صاحب کو کب دیکھا؟ میں نے شیخ صاحب کو پہلے دیکھا بچپن میں، جب یہ درگاہ آتا تھا سراف قدل سے میں یہ جاتا تھا اس کا واز سننے، جب اسٹوڈنٹ تھا. اچھا، وہ شیخ صاحب واز فرماتے تھے؟ آواز فرماتے تھے. یہ جب واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، میں روتا تھا. اس کی آواز ہمیں کیا مسلمان بناتی تھی. اس کی آواز کتنی تھی. آج تک میری آواز کبھی غائب نہیں، یہ بھی بولتا. آج تک میری گردن کبھی نہیں جھکی، آج تک میری آواز کبھی نہ دبی. یہ قرآن شریف پڑھتا تھا. پھر میں نے اس کو دیکھا ان دنوں 47 میں جب گیا تو ایف ایس سی دیا. ان دنوں ایف ایس سی ہوا کر ایف ایس سی میں انٹرویو میں جب گیا تو میں نے پریکٹیکل بہت کیے تھے. صادق صاحب تھے، شام لال سراف تھے. شام لال سراف کا سالہ تھا، سراف قدل میں رہتا تھا. اس نے بولا سب نے بولا یو آر سلیکٹڈ MBBS پہلے. پھر کیا ہوا سراف قدل میں مجھے بخار آیا. یہ بخار مجھے ایک بھی نہیں رہا. اس بخار میں یہ مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں چلنے کے لائق نہیں ہوا. جب لسٹ نکلی میں نہیں، نام غائب، آئی ایم ناٹ دیئر. پھر میں کیا کرتا، روتا تھا. باپ تو ان پڑھ. پھر میرے ایک چچیری بہن ہے، اس کا نام حبیب اللہ ٹوڈو، وہ ہابا قدل کا تھا، تھوڑا چلتا پھرتا. اس کو میرا قدل میں ایک دوست تھا، اس کو بولتے تھے گل محمد، گو قدل میں. ابا کیا بولتے اس کو، تھوڑا ایسے نام ہے ریڈا بولتے تھے. وہ نیشنل کانفرنس کا کرتا دھرتا تھا. اس نے بولا اس کے پاس جائیں گے. اس کے پاس گئے، اسے بولا آپ شیخ صاحب کے پاس ملیں گے. میں آیا، بہت دبلا تھا، میرے خیال میں 50 پاؤنڈ بھی نہیں، 20 کلو یا 21، بہت وزن کچھ بھی نہیں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ. ان دنوں سیکٹریٹ تھا جو پرانا ہے نا بٹشاہ برج، اس کے پاس اولڈ جہانگیر ہوٹل کے پاس، وہاں وہ وومنس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں ہی تھا. میں جب آیا شیخ صاحب گاڑی میں تو میں نے نہیں یہ سلیکشن ہو گیا. مگر خدا کا کرنا، اس میں میرا ایک ٹیچر تھا شیخ صاحب، اس نے بولا سر اس کو اتنے نمبر ہے. پھر اس کا پی ایچ جو نا سر اس کے اتنے مارکس ہے، اتنی اسٹینڈنگ ہے. پھر ایک ٹیچر بھی تھا اس میں، انہوں نے شیخ صاحب رک گیا، اللہ مغفرت کرے اس کو، رک گیا. سیڑھیاں تھی. جب رک گیا تو میرے مسعودی بھی ساتھ تھا. میں نے اس دن فرسٹ ٹائم مسعودی، میرا دوست مر گیا مسعودی دوپن اللہ پاک کی قسم، یہ سچ میں بول رہا ہوں. شیخ صاحب نے بولا تو کیوں ڈاکٹری کرک فوکھائی لائے ہمرا کل اپور واتک. میرا جو ہوا قدل کا ہم سو بیم تھا، جناب علی رمی اس کو تھوڑا غصہ آیا. پھر مسعودی نے بولا شیخ صاحب ہمیں ایک سیٹ ہے کلکتہ میں، وہاں کیپٹیشن ہے. میں نے بولا میرے پاس پیسے نہیں، اس نے بولا ہم کیپٹیشن نہیں. پھر شیخ صاحب نے مجھے بولا اللہ مغفرت کرے شیخ صاحب کو، اس کی بیوی کو بھی، وہ بھی کتنی اچھی، آپ میرے پاس 15 اگست کو آئیے. میں خوش ہو گیا. میں گھر گیا، میں نے ماں کو بولا، بسترا بنایا، گب چھیل نمد چھیل، خب صبح ڈاکٹری پڑھنے گا، خوش ہو گئی. اب میں نے شیخ صاحب کے سب رشتہ داروں کو ڈھونڈا. اس کا ایک بھائی، اس کا نام یہ سراف قدل سے آتا تھا، اس کو بولا. اس کا جو ٹیچر تھا
बच्चों को पढ़ा था एक मोहम्मद सिद्दीक जरगर, मैं उसको भी मिला, उसने भी बोला हम बोले। एक मेरे बाप का कजिन, दूर का कजिन, गुलाम नबी शर्मा, वो सोने का व्यापार महाराजगंज में करता था, उससे भी बोला हम बोले। मैं तो फिट हो गया, अब मुझे इसी साल डॉक्टर बनना है मुझे। हमारे 13 जुलाई आया एकदम उसी में पीरियड में। 13 जुलाई को मैं सराफ बदल से चला 2-4 आदमी के साथ शेख साहब का तकरीर। शेख साहब ने ऐसा जोशील तकरीर किया। हम छोटे बच्चे थे, 17 साल का था, तालियां मार के हमने मार के ख्वाजा बाजार को शोर किया। उसने पंडित नारो को डायरेक्टली बोला, क्या बोलता है इतने पैसे देकर, कल वो हिसाब, ये मुझे याद है शेख साहब जन्नत करे, कल तथ वो हिसाब। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, शेख साहब का मिलूंगा। 9 अगस्त को उसको अरेस्ट किया। फिर आ गया 15 अगस्त का बाइक, उसने बोला 15 अगस्त का, वो आया ही नहीं। फिर मैंने शेख साहब को देखा, अफजल बेग को देखा। अफजल बेग जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में दाखिल थे 65 में, वहां स्टूडेंट था, अफजल बेग से मिलता था, बातें करता था। उसके लिए मुझे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ने एक्सप्लेनेशन दी, उधर से इंडो पाक वार भी 65 में हो रहा था, मैं तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में था, उन दोनों पढ़ रहा था। अफजल बेग को मैंने देखा। अच्छा, जब अब ये दूसरी दफा अब आए ना, फिर शेख साहब से बहुत मुलाकातें हुई। जब ये अफजल बेग यहाँ लाल चौक में तकरीर किया, अफजल बेग वो 75 के बाद था, वो ना लद्दाख का भी एक मिनिस्टर, हाँ नारबू बना, ये बना, शेख साहब बना। अफजल बेग को मुझे, या अफजल बेग का बेटा है ना, वो भी बहुत अच्छा आदमी जो मिनिस्टर रहा है। जब अफजल बेग को पूछा आप इतने पैसे, उसने बोला हम कर रहे थे आवारा गर्दी। हम आपको याद होगा जो सुपर जर्नलिस्ट आवारा गर्दी, वो वक्त तो जाया हो गया। फिर शेख साहब चले गए, फिर दौर आया, चलते रहा। कश्मीर में आपने बिजली देखी, नदारत, खाना मिलता था, नदारत, 4 ट्रक मुश्किल दिवान, तथ नान 2.5 ट्रक मशीन मज, कितने 2.5 ट्रक काफी होते हैं, एक बच्चे 2 जो मजदूरी। हमारे घर में महाराजगंज में गांठ था, 4 आने मजदूर लेता था। मेरा एक चचेरा भाई था, हम वो खुद ही 2 दफा 3 दफा लाते थे घर, वो 4 आने ताकि बाप हमें दे। वो 4 आने हमारे लिए बहुत, इतनी गुर्बत थी। फिर शेख साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे उसको, ताज होटल से 2 या 3 डबल रोटी होती थी, अगर कभी एक ज्यादा होती थी उसकी अनकरी होती थी, इतना कंट्रोल था। फिर 53 में दूसरा दौर आया, उसको पता ही नहीं चला फिर क्या हुआ। फिर बख्शी साहब का दौर जो है ना, हाँ, वो दौर तो कश्मीर में कभी नहीं आएगा। ये दौर तो सुनहरी दौर था। क्यों? जो 2 तरह कश्मीर ने बख्शी गुलाम अहमद के वक्त की, वो अब कभी नहीं करेगा। बख्शी गुलाम अहमद को मैं मिला, मेरे एक दोस्त है, तो बख्शी गुलाम अहमद, मैंने तो वैसे ज्वाइन किया। मैंने ये गांखन के टीचर थे, सतीश वगैरह, राणा वगैरह, फिजियोलॉजी पार्टी, उन्होंने मुझे ज्यादा गुड स्टूडेंट, मैं जो, मगर उस आदमी ने मुझे, बख्शी साहब गार्डन में बैठे टेबल के सामने, तो उसको बोला, मैंने बख्शी साहब को पूरी दास्तान बताई। दोपन है जिथे पे चाकर जी काम सम खींच में, अगर आई मेरी टाइसी तो
फिर ईद आई, ईद के दिन मैं महसूस फल ये दिन दो दिन के बाद इंटरव्यू, 2 दिन के बाद जब मुझे इंटरव्यू हुआ, पंडित एक आदमी था वहां, तो इसको सादिक साहब के इंटरव्यू हो रहा, सादिक साहब के पास ले लो, ये घूम ना जाए। मैं सादिक साहब के पास पूछा, उसने इंटरव्यू मंगा लिया था, आई वॉज सिलेक्टेड। पहुंचूंगा सुन, गाड़ी के पैसे नहीं, मैं बख्शी साहब से मिला, मेरे पास पैसे नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। है चाहूं तो बताऊंगा, अल्लाह पाक की कसम। खातिमे ताई जन्नतुल फिरदौस, वो तो हुक्मरान होगा जन्नत में। कुछ पैसे लाए, कुछ 15 करोड़ क्या लाया, सेक्रेटरी थी मेडिकल कॉलेज में, उसने मुझे सैंक्शन कराए 800 रुपये 1954 में। मैं था ये सारा गंडित सिवित और हैदराबाद पहुंचा और डॉक्टर बना इसी के जमाने में। बहुत दफा मिला, बहुत दफा। फिर मैं गांधरबल में था, ऐसा मैं हॉस्पिटल में भी था, गिरधारी लाल वहां बहुत आता था। इसका वली साहब, अली साहब भाई थे, इसका गुलाम में भी ये बहुत दोस्त थे गिरधारी लाल, वो मेरे साथ बहुत आना जाना हुआ बख्शी खानदान के साथ। गांधरबल में मैं गया ना, वहां तुलमोल का जून में आया, मैंने बहुत अच्छी तरह कंडक्ट। बख्शी साहब आए, ही एप्रिशिएटेड, he had a sense of understanding, कैसे कैसे लोगों को हेल्प करना, किसके साथ किस तरह बात करना, हर एक का मिजाज उसको पता था। उसके बाद उसका एक प्रोजेक्ट था सोनवारी कंस्ट्रक्शन, वहां सोनवारी गया, वो छुट्टी का दिन था, वहां कोई भी नहीं, सब एब्सेंट। उसने बोलो सरगर साहब को तब्दील करो। मैं सोनोडाल में था गांधरबल में, उसने मुझे सोनवारी, वहां कुछ भी नहीं। सोनवारी में संबुल में रहा, अजस में रहा, सपापोर में रहा। वहां एक दिन आया, दिस ग्रेट मैन गुलाम अहमद बख्शी, एक गरीब कराने का, खान का मामले कराने वाला, खाने को बचपन में कुछ भी नहीं, गुर्बत समझता था, गरीबों की परेशानियां समझता था। आया एक दिन, आप सफापोर जाते हो? मैं जाता हूं। है आप नहीं जाना? अब मैं 21 दिन जब जाता था उसके 50 रुपये मिलते थे। अब इसने मुझे बोला आप नहीं जाना, 5 दिन जाया को, फिर 10 मिनट के बाद और बुलाया, मैंने 50 रुपये से किया। Sekarang aku hawan aja bagus, aku unduan gaji 50 रुपये के लिए ये कहा। ये चीफ मिनिस्टर कह रहा है, चीफ मिनिस्टर अल्लाह प्राइम मिनिस्टर दोस्त। डॉक्टर साहब, आप बख्शी साहब के बारे में बोलते हैं कि वो बड़े दयालु आदमी थे, बड़े देने वाले थे, तरक्की की, लेकिन उसके बारे में जो हिस्ट्री है बड़ा नेगेटिव कहती है कि उन्होंने शेख साहब के साथ गलत किया और शेख साहब को जेल भिजवा दिया अपने लिए कुर्सी बनाने के लिए। वो आप उस दौर को कैसे देखते हैं? मैं जनाब क्या इस पॉलिटिक्स में क्या करूं, ये पॉलिटिक्स है, इसमें मैं जाना चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप शेख साहब को देखेंगे, मैंने सुना है जब हिंद पाक बंटवारा हो गया, कश्मीर भी उसके हालात का सामना करना पड़ा, मैंने सुना है और मुझे लगता है वो भी सही है। ये 5-6 लीडर जो थे कश्मीर में, शेख साहब, बख्शी साहब, मोइनुद्दीन करा, मसूदी साहब, अफजल बेग, सादिक साहब को पाकिस्तान भेजा था,
अफजल बेग को शायद दिल्ली भेजा था। इन्होंने अपनी राय लाई। ये दजमत खानका में बैठे हैं जहाँ पर शेख साहब रहते थे, क्योंकि मेरा चचा गोल्ड स्मिथ था, उनके दरवाजे पर काम करता है। उसका नाम गुलाम मोहम्मद पहलवान था। इन लोगों ने मीटिंग की। जब मीटिंग की, शेख साहब ने इनको राय पूछी। वहां पर मोहिद्दीन करा ने, मैंने सुना है सच है, पाकिस्तान बोला। अफजल बेग ने भी कुछ बोला। सादिक साहब ने शायद कुछ बोला। 4 लोगों ने कुछ बोला। इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए। मसूदी को पूछा। मसूदी ने बोला आधा जो मोहिद्दीन करा बोल रहा वो सच है, आधा जो सादिक साहब बोल रहा वो सच है। शेख साहब का गुस्सा आया। उसने उसको शायद बोला तू शैतान है। फिर बख्शी साहब को गुस्सा आया, वो सोया। मैंने सुना है उधर ही। उसने उसको पैर से जगाया। उसने बोला शायद कुछ नाम बोला। उसने बोला आप मुझे कुछ भी बोलो बख्शी साहब, जो आज फैसला करोगे मैं उस पर कायम हूं। फिर शेख साहब हुजूरी बाग में आ गए। उसने बोला हम हिंदुस्तान समझे। अब मैं ये नहीं बोलता शेख साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। फिर बख्शी साहब की ये राय थी, वो तो इसके कस्में बोल रहा था, खा रहा था। फिर डीपी दर का इंटरव्यू किया तो शेख साहब हिंदुस्तान के साथ गए। वो 10 साल तक क्या तरक्की की, आप बोल भी नहीं सकते। नहीं कहते बड़ा जुल्म था उन 10 दिनों। कुछ नहीं था। लोग थे जो खामोश कराते थे, जिस तरह इस वक्त हो रहा। हमारे अहमद दर्दी था, अहमद कौशल था, अहमद सूफी था। वो कौन थे? ये लोग कश्मीरी थे। शाहबगारा था, बदरी। ये लोग तो मैंने दो हमसाए मेरी थे, चलता था। मगर मेरे जो रिश्तेदार नहीं बने थे, कर्रा साहब जेलों में थे, उसने रखा था। मगर बख्शी साहब का जैसा आदमी कोई नहीं उठेगा, जो वो गरीबों के लिए करते था, पसमानदा लोगों के लिए करते थे। बख्शी साहब मखदूम साहब जाया करते थे। मैं नमवाटा में था, मैं भी जाता था, पैसे गरीबों को भेजता था। मैंने भी 1 जुट पैसे उठाए। इसने हुकूमत की। बख्शी साहब को पंडित नेहरू ने बोला हम 370 उठाएंगे। कामराज प्लान आया। बख्शी साहब ने बोला वो मेरे डेड बॉडी पर आप उठाएंगे। उसे ये नहीं बोला नारियां चलेंगी खून की, अपने बदन पर उसे बोला मेरे डेड बॉडी पर। फिर 370% तक नहीं उठा। दिलेर आदमी था। मैं उससे मिला जब ये चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। मैं ऑल इंडिया न्यूज़ था, उसके रिलेशन को ऑपरेशन करता था। 5 घंटे साथ मेरे बात की। ये इतना अच्छा आदमी था। जब मुझे सोनवारी से अजस भेजा, मुझे एक बुजुर्ग ने बोला यो सुवत अजस सुगव अजस, आप खुश रहो। मैं खुश रहा। उधर गरीब इलाका है बहुत। फिर वहां एक बीमार हो गए। मैं पहाड़ पर चढ़ा। जब वापस आया, गांधरबल में पैसे लोग देते थे। उसने मुझे राजमा का 2 किलो दिया। ऐसे ही मैं राजमा वहां कलेक्ट किया और घर लाया। वहां पर अजस में फिर एक आदमी ने मुझे बोला यूसुफ अजस सुगो गजस। मैं बहुत गरीब हो गया, वहां कुछ प्रैक्टिस ही नहीं। और अजस सोनवारी ब्लॉक अंदर माचू साहब था, वो इंजीनियर था। उसका असिस्टेंट रशीद साहब मीर वो भी था।
उनके साथ मुझे बने नहीं, वो इंजीनियर थे, मैं वहां चुका गया, मैं आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैं एजेंस गया, मैं सर्जन था, बहुत काम कर रहा था, बैठा था, एक पेशेंट आया, वो जल गई थी, बहुत गरीब थी, बहुत बदबू आ रही थी, मैंने उसको पूरा साफ किया, साफ करते करते कपड़े बदलाए, लाए उन्होंने कपड़े वगैरह। वहां पर मैंने देखा एक औरत बैठी है, मैंने उसको बुलाया, मैं बोला तू यहाँ बीमार हो? बोला नहीं। वहां पर एक लसकोल था, नंबर 2 कंपाउंडर था, उसने बोला ये मुलाजिम है। बोला ये मुलाजिम है या क्या है? ये तो बैठी है कांगड़ी लेके, अक्टूबर में कुछ काम नहीं करती, तो बेटा उठो, काम करो, कुछ करो। उसने बुम कर दिया, कुछ मेरे को कोई लिफ्ट नहीं दी। फिर मैं हैरान रही, ये क्या, मैं गैस पहुंच आ गया। फिर शाम को मैं डेरा पर बैठा हूँ, ये लाशकोल आया, दबन जनाब मुझे अर्ज है, मैं हुक्म करो। उस औरत को आप कुछ मत बोलिएगा। मीन्स क्यों? दबन वो बहुत खतरनाक है। इस क्या खतरनाक है? दबन उसका हस्बैंड पटवारी था, उसको लाभ किसी और के साथ हो गया, उसने साजिश की, उसको कुल्हाड़ी से हाथन को मारा, वो जो लवर था वो भाग गया, इसको अरेस्ट किया, मौत की सजा। फिर कुछ प्रेग्नेंट निकली, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर करण सिंह का बर्थडे आया, अरे माँ है इसको रिलीज करो। मैंने बोला ये तो बहुत खतरनाक है। अजस में नौकरी लगा, अजस में रहा, कुछ काम नहीं रहा, मैं बख्शी साहब के पास, यहाँ फजल रहमान डायरेक्टर था, उसने बोला डॉक्टर सरकारी में किससे लगा। मैं बख्शी साहब के, मैं अजस में काम नहीं, तो कौन कर सकते, मैं फिर मेडिकल कर, तो जाओ। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। आपने जब डॉक्टरी पढ़ी तो आप वापस कब आए और डॉक्टर कब हो गए? मैं 59 में वापस आ गया। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में पढ़ा, वहां 2 मलाइक थे, चलपति नायडू, बहादुर खान, बहुत अच्छे सर्जन, उनका हक मुझ पर है। फिर यहाँ लग गया, यहाँ बहुत 2-3 साल काम किया, फिर रजिस्ट्रार, फिर मेरे बख्शी साहब ने मेडिकल कॉलेज, फिर मैं छुट गया, वहां पढ़ा, वहां आत्म प्रकाश मिले, बहुत बड़े सर्जन। फिर जब मैं यहाँ बड़ा सर्जन बन गया तो बेगम साहब बीमार हो गई, आत्म प्रकाश ने दिल्ली में उसको ऑपरेशन किया। बेगम साहब को? हाँ, बेगम अकबर जहाँ? हाँ, बेगम अकबर। वो यहाँ आता था, बोलता था मैं जनरल साहब के कमरे में बैठा हूँ, मैं और वो जाते थे शेख साहब के घर, नीडूस होटल के पास, उसको देखते, वहां शेख साहब मेरे साथ अच्छी तरह बातें करता था। मैंने शेख साहब को बोला, उसने पूछा मुझे, मैंने बोला जिना मैं कर्रा लोगों का दामाद हूँ, गुलाम रसूल कर्रा का। जब मेरी शादी थी उन दिनों शेर बकरी थी, मगर आपने अमन बिठाया। जब मैं वहां आया आपने मुझे इस्तकबाल किया, मैंने आपको बोला आप बैठे कौन, तो बोला नहीं बेटा नहीं, आपने मुझे। फिर जब मैं बीमार थे, वो बसा साहब इलाज करता था, ऑलरेडी मैं जाता था, उनसे मिलता था। लास्ट में उसको जब बीमारी हुई है, उसका एक्सरे गुम हो गया। किसका? शेख साहब का। अच्छा। हाँ, वो एक्सरे वाली ने बच्चे का एक्सरे उठाया। अच्छा। तो वो तो हमें पसंद आया। फिर जब हमने दूसरी दफा शेख साहब, मैं वहां ही था, लेकिन आप खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, हमने मजबूर है उसको। फिर अल्लाह ने उसको अपने साथ लिया। आपने शेख साहब का इलाज कब तक किया? मैंने नहीं किया, बाकी करते हम देखे थे। उसको दिल्ली का इलाज था, वो भी डायबिटिक था, हम जानते थे, हम जानते थे। अच्छा, शेख साहब डायबिटिक थे? हाँ। तो उनकी बीमारी की वजह क्या थी? उनकी बीमारी डायबिटीज पे फिर बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते, ब्लड प्रेशर में कॉम्प्लिकेशन है। जब मुझे आई एम आल्सो डायबिटिक 50-60 years, if I don't take medicine for 10 days I will also die, I will lose my eyesight।
I will lose heart attacks. I have one heart attack since 8 years. I am living. But one can live. I was sitting one day here. One of my friend came here. दबन जरगर साहब, लोन साहब लेक्चर कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आए. ये जो जनाब अली थे, इसकी बीवी को मैंने कुछ साल ऑपरेशन किया था. वो एक दिन मेरे पास आया, हरीस लाया, खाना आया, वो आते रहा. और जब मिल्टन से हुई, उसने मिल्टन से के मुतालिक मुझे बोला, डॉक्टर साहब आप सर्जनों गुस्सा आता, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी थी. और बोला फला मिल्टन को मिला हूँ, फिस्तान को मिला हूँ. फिर उसने बोला चलो जाएंगे, वो शेर कश्मीर पार्क में लेक्चर कर रहे हैं, आप भी उधर से. मैं उसके साथ चलते गया. उसने मुझे बोला आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? मैंने बोला कि आप 70. दुबन नहीं, आई एम 124. 124. بچس کھوچس مز روزان, اڈس مز بسان, اڈس مز حق ساران. مجھے پتہ ہے گاندربل وہ کھوچو چلتے تھے. اب اسی کو جہانگیر ہوٹل کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہے, لون صاحب کا, پیپلز کاؤنسل. اب اس کا لائیو لیکچر شیر کشمیر مارک. وہاں تک ہم چل کے گئے, تو جب لون صاحب نے اس کو دیکھا تو اس نے ہمیں ڈائس پہ بلایا. میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, مگر میں بھی گیا. وہاں یوسف جمیل تھے, باقی تھے. وہ حیران رہے جب میں گیا. زرگر صاحب کو یہاں کیا, وہاں چاہ قتل وغیرہ پی لیا. اس کو میں نے بولا یہ جو زندگی کا 124 ایئرس آپ ہیں کیا ہے؟ میں نے اس سے بولا میں نے بہت سادہ زندگی. میں نے مسعودی کے ساتھ ہی بہت 1 سال گزارا. کہاں؟ 60 میں, گاندربل میں. وہ وہاں تھے. اس کے پاس 4 بجے سچورو روز جاتے. ہاں, بہت علاج کیا اس کے پیشنٹ کو. اچھا, بہت سادہ تھا. وہ بھی 90 سے زیادہ تھی میلیگننسی. یہ مسعودی تھا. مولانا بہت اثر ہوا تھا مجھ سے. اس نے میری بہت باتیں ہوئی, اس نے میری بات کرا. وہ میرے جب نکاح ہوتا نا, قانون کے طرف سے وہ وکیل تھا, صادق صاحب مہدین کرا, 2 شاہد تھے. میرے طرف یہ چچا مامو شامت مسعودی صاحب نے رول کیا تھا. اور اس کو بھی لوگوں نے چھوٹے گولی سے مارا. یہ بھی ایک پہلو ہے کشمیر کا. سیدھا سا کشمیر بیٹھا تھا, آرام سے بیٹھے تھے, پتہ ہی نہیں چلا گولیاں کہاں سے سلاف قدر میں چلی. عید کے دن. کب؟ آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ جب یہ ملٹن سے آئی. وہ اس کو مارا گیا گاندربل میں, لیکن اس کو مارا تھا گاندربل میں. جب ملٹن سے آئی نا, پتہ ہی نہیں کیسے آئی. اس کو گاندربل میں سب کو مارا, بہت لوگوں کو مارا. مولوی فاروق کو مارا, عبداللہ گورو کو, ڈاکٹر آشائی کو, عبد القدیر, بہت لوگوں کو. میرا بردر اللہ ویجویارا ماتا, چھوٹی بہن میری, اس کو گولی آئی. میرے کزن کا بیٹا تھا, وہ بھی ڈاکٹر بنا ہوتا, بہت انٹیلیجنٹ تھا. گیرا مالا مارا, اس کو بھی بہت لوگوں کو آئی, ہزاروں لاکھوں, کیا بولیں گے کتنے لوگ پڑے, کیسے آئے کیسے کچھ نہیں بول سکتے. بہار موت گیا, میری لڑکی وہاں پڑتی تھی. بہار تو بہت اچھی جگہ نہیں ہے. ایک دفعہ شفیع قریشی تھا, وہ ریلوے میں جانتا تھا, میں نے ان سے پاس لیا تھا. گیا رات کے 2 بجے پہنچا بہار. اب بہار میں صرف رکشاز ہیں, ٹیکسی ملتی نہیں. رات کے 2 بجے میں چلا, بڑا فلا جا. پھر وہاں کے ایک منسٹر سے, اس کا بچہ کشمیر میں پڑھتا تھا. میں نے اس کو, یہ موبائل نہیں تھے, ہوٹل سے فون کیا. زرگر صاحب زندہ ہے؟ میں رکشا پر ہوں. آپ جلدی میرے پاس پہنچے. بولتے تھے جو اس راستے سے گزرتا ہے نا, وہ زندہ نہیں رہتا.
जब भी वही शख्स कश्मीर में आया, रात को घूमने लगा चश्मा से, आप सनखोट में रहते हो, ये जन्नत है। कश्मीर को नजर लगी, अगर जन्नत बरोए जमीनस हमीस तो हमीस, मैं बोलता हूँ अगर जहनम बरोए हमीस तो हमीस। ये अब तो जहनम है। मेरे भाई, शुक्र करता हूँ मेरे बच्चे बाहर है। मेरी एक बच्ची थी, वो अरब में थी, 20-25 साल भाग गई। मेरी पोती अमेरिका है, ग्रैंड डॉटर, लड़का इज इन मैक्स, बहुत अच्छा काम पीडियाट्रिक सर्जरी कर रहा है, डॉक्टर नूर। मेरी बहू शी इज इन पैथोलॉजी, सफदरजंग, अपग्रेडेड ICMR, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में बोल रहे हैं, एग्जामिनर है। आपने अली जान के साथ काम किया है? अली जान तो सीनियर था, 400 लेता था जब हमें 120 रुपये। वो तो फिजिशियन था। अली जान तो मानता था हमारा। अली जान को हम मशवरा करते थे, देता था। गिरदारिल्ला था, गुलाम रसूल सर्जन था, डॉक्टर बान था, शाहजी था। ये वजह क्या थी कि डॉक्टर अली जान बहुत मशहूर थे? अरे अली जान की बात ही नहीं। अली जान तो वो बोलते हैं ना, दीवार जो होता है 10 इंच उसमें होते था ना, उससे डायग्नोज करता था। अली जान बातें करते करते बेबंदा डायग्नोज करता था। हमारी गलती अली जान निकालता था और हर एक की बात सुनता था। हम सोवरा जब बनने लगा कटा जाते थे, हम उससे सीखते थे, और हमसे भी कभी वो सीखने के लिए तैयार होता था। घुमंड वाला नहीं था। उसका बोलो फरलो पर जाओ, गया फरलो पर बेचारा, मतलब वो पुलिस वगैरह बना गया होता। ये दुनिया का चक्कर है, सर्विस का वो ये वगैरह चल। कहते वो बड़ा पॉलिटिकली भी कनेक्टेड था, सब उसकी इज्जत करते थे। सबके साथ था, सबके साथ था, सबको इलाज करता था, ये इलाज करता था। मेरे ख्याल में अगर वो किसी को बोलता मैं फरलो नहीं लूंगा, वो भी मान, मगर वो गया नहीं। 67 की बात है, जब मेरा एक कमरा था, उधर बैठे थे तो अच्छा। आप डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन आपकी शादी एक सियासी खानदान से हो गई। हाँ, सियासी खानदान में हो गई ना शादी आपकी। हाँ, तो इसके फायदे कितने रहे, नुकसान कितना रहा? अगर मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं रहा। सियासतदान का पता ही नहीं कभी उसको गुस्सा आएगा। खासकर बोलते हैं कराज में टेम्पर लूज। सब्र अगर मैंने किसी को देखा, वो बख्शे गुलाम, गुस्सा ही नहीं। पालगाम भी जाते थे, इलाज करते थे। और हमने देखा गुलशाह आया, कैसे आया हमें पता नहीं। गुलशाह के पीरियड में महबूब बेग एक मिनिस्टर हुआ करते थे। बेग साहब को मैं जानता था, उसके औलाद है, मेरे स्टूडेंट रहे। गुलशाह का पीरियड था, कुछ 2-2.5 साल रहा, बिजली गई ही नहीं। फिर मैंने अजीब हुआ, मैं यहाँ बेगुजर में रहता था, ये पावर कहां से आया? ये सरनाल से लाया बेग साहब ने, कमाल की बिजली। गुलशाह कैसे आया कैसे गया ये पता नहीं, बिजली भी चली गई। वैसी बिजली मैंने आज तक नहीं देखी वैसी उसकी। ये कश्मीर, उसको बोलते थे गुल कर्फ्यू। उसके जमाने में मरा वो कर्फ्यू लगाता था, ठीक करता था। मेरे पास आया वो भी बहुत दिलबर आदमी था। उसका एक बॉडीगार्ड, नाम नहीं याद है, दियाल काम का, बहुत लंबा, वो भी मारा है। चिट्ठी लिख लिया मुझको, इसको इलाज करो। ऑपरेशन किया, उस दिन हॉस्पिटल भी आया। ये उसमें सहूलियत थी। एक छोटी मुलाजिम के साथ मेरे कंपनी में आया। आपने कितने चीफ मिनिस्टर का इलाज किया है? ज्यादा जो चीफ, मेरे पास चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं आते थे।
मैंने मौलवी खानदान को इलाजा। मिनिस्टर शफी उडी जो है ना, छोटा डॉक्टर 67 में आया, वहां बैठा है, उठता ही। मैंने बोला आओ आप। फिर जब मैंने आया, उसको यहाँ देखा, उसको मैंने देखा अपेंडिक्स है, वो फट गया। मैंने बोला आप खतरनाक है, आप अस्पताल जाइए फटाफट में। और वहाँ उर्दू मिनिस्टर का उसने बोला कंसेंट लाओ, इसको ऑपरेशन करो। डॉक्टर मैंने प्रिंसिपल साहब का बोला ये मर रहा है, आई विल डू ऑन माई रेस्पॉन्स, आई ऑपरेटेड हिम। फिर किसको याद रहता है? मिनिस्टर बैजुल शाह बहुत आते थे। मौलवी फारूक यहाँ आया, उसकी बीवी को ऑपरेशन किया, मदर इन लॉ को, साले को, सबको। तब बकरे थे? हाँ, आप बकरे थे? मैं तो कंजेंटल जनसंघी बकरा हूं, जबरदस्त। जिस दिन मेरी शादी हुई मैं बकरा था। जब पत्थर मस्जिद वो था, वहां शेर रहते थे, वहां पथराव किया थोड़ा। फिर मेरा जो ड्राइवर था वो ड्राइवर था, वो शेर था। उसने दिया मुझे सिगरेट और मैंने आधा पिया। अल्लाह कसम अभी भी आप पछताता हूँ, आधा सिगरेट मैंने किया, वरना मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया उस दिन। फिर शेख साहब भी वहां थे। जब शादियां होती थी उस वक्त इकट्ठा, जब लोगों के साथ तो फिर शेर बकरा। आपने कभी शेर बकरे की लड़ाई देखी है? बहुत देखी है। कहाँ देखी है? कई कदम में उन्हीं दिनों क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आए बकरे गए एक माले में, वहां पर एक शेर को ये था, वो गोश्त वगैरह पका रहा था। ये साइकिल चेन है ना, उसी से पता नहीं क्या क्या हो गई। शेर बकरी यहाँ मैसूमा होती थी, पतन करते थे। फतेह कदल से नीचे बकरे, फतेह कदल से ऊपर शेर। अगर सराफ कदल के बकरे खानियार जाते थे ना, हमारा एक था बकरा, वो मस्जिद में अजान देता था। जब खानियार गया, आधी शादी काट, आधी दाढ़ी उसी की काट ली। आपस में बहुत लड़ा। फिर डबल फारूक आया, फिर फर्क आ गई, थोड़ी फर्क। वो कहते हैं बहुत सारी शादियां होती थी, फिर टूटती भी थी इस वजह से। बहुत ही टूटती थी। मैं बहुत आदमी, वो सराफ कदल का आदमी बटमालों में शादी करता था, अनुजो सराफ कदल का खानियार नवाटा उधर उधर ये होती थी, शादियां टूटती थी। अब तो इस वक्त हिंदू और मुस्लिम भी करते, वो टूटती नहीं। उस वक्त ये हुआ था, ये किसने किया ये पता नहीं, हो गया था शेर बकरा। जब शेख साहब उधर थे, यूसुफ साहब, मौलवी साहब, जन्नत दोनों को अदा करे खुदा। इसलिए भी बहुत झगड़े, इसलिए भी कश्मीर के बहुत साल ये महाराजा ने कराया। किस चीफ मिनिस्टर ने, उस वक्त चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते थे ना, ये पता नहीं, मगर झगड़ा तो कराया, ये चलता रहा। ये बकरों को बकरा क्यों कहते हैं? ये बकरा बिकॉज सीधा थे, सादा थे, उनको शेर ज्यादा मारते थे, उनको अपर हैंड हुआ करता था। मैसूमा के लोग शेर थे, इनसे लोग डरते थे। अब तो ये वहां नहीं रहे। मुझे याद है 48 की बात कर रहा हूं, 15 साल का था या 14 साल का था। मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हुए। कश्मीर में कुछ भी, न खान न नमक न चाय, कुछ भी नहीं। फिर उन दिनों हमारे यहाँ एक आदमी, उसको बोलते थे खलील मोहम्मद रंगत, वो शेर साहब का राइट हैंड मैन था। वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो क्या चाय थी पता नहीं, मिसेस कोइन, वो स्टोन जैसे पत्थर कांगड़ी में जलाते थे, टस टस, वो नमक। खैर यही पूरिया, मैं गया तो एक पूरी उन्होंने दे दी, सच बोल रहा अल्लाह पाक की कसम। जब उन्होंने पूरी दी, मैं घर जाने लगा, बाप बीमार है, उसका जोशंदा बनाएंगे, उसको पिलाएंगे। किसी आदमी ने उसको बोला ये समद साहब का लड़का है। वो एक आदमी मेरे पास आया तो मुझे फुटजी वापस करो, मैंने तो उससे ले ली। ये बकरा है, मैंने बाप को बोला, उन्होंने ऐसे किया। जो वो नमक में क्राइसिस हो गया, वहां बकरों को नहीं दिया जाता था नमक? देते थे,
मैं बोलता हूँ देती थी, जो पता चलता था ये उसको तकलीफ ही देती थी, बहुत तकलीफ देती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। एक वक्त ऐसा हुआ, उन दिनों मौलवी फारूक में इतनी लड़ाई हुई, 77 में जब इलेक्शन हुआ, ये शेख साहब के अगेंस्ट हुआ, मौलवी फारूक एक तरफ, अब्दुल रहीम वाजा था उन दिनों वो भी एक तरफ, एक गड्ढा, फिर जनता पार्टी, गनी लोन, मोइनुद्दीन करा, सब मिले शेख साहब को डिफीट दिए, शेख साहब को मत डिफीट दी, शेख साहब और उधर से सबको मारा, फिर जामिया मस्जिद में बकरे जमा हुए, फिर शेख साहब ने उस वक्त बहुत बड़ापन दिखाया, सलाह कराई, मिलाप हुआ। उन दिनों हमें भी गालियां पड़ी, मुझे पर वो सितारा वाला था गवर्नर, वो सितारा वाला मोइनुद्दीन करा के घर भी आया, उसको भी पत्थर मारी, मोइनुद्दीन शाह उठा था मोइनुद्दीन करा के खिलाफ, मोइनुद्दीन शाह ने जीता, सबने हारा था, गनी लोन सिर्फ जीता था। शेख साहब का अपना चलन था, अपनी हुक्मरानी उसने भी की, फिर क्या हुआ फिर उसके मुतालिक मैं बोलूंगा नहीं। तो मतलब कुछ चीजें हैं जिन पे आप बात नहीं क्या करना चाहेंगे? करेंगे, क्या करेंगे आप, क्या हाँ बोल दीजिए, क्या बोल, आप भी अगर बोलेंगे पता नहीं क्या होगा। सच तो कड़वा है, इसमें कुछ आप नहीं बोल सकते। तो झूठ बोलने क्या? से बेहतर है चुप करना। हाँ चुप करना, इस जमाने में चुप करना बहुत जरूरी है। 90 इयर्स की एज में कितनी बार ऐसी सिचुएशन देखी जब आपको लगा कि चुप बेहतर है सच बोलने से? बहुत दफा, मसला जब से सर आप देख लीजिए, जब यहाँ इंडिया डिवाइड हो रहा था 47 में, आप क्या बोल सकते थे? जब ऊपर से जहाज चल रहे थे पूरा, हम अपने भाई थे, हम तैयार हैं, आओ हम काट देंगे आपको, यहाँ के लोग ही थे। अच्छा इस वक्त आप, अब जब हो गया ये हो गया, जब 370 हो गया, मेरी बीवी थी ये 15 जना बात भी नहीं कर सकते, हम चुप थे, मेरे बेटे सब बाहर थे, पुलिस, मेरी बेटी ने पुलिस वालों को, पुलिस वाले आए सनत नगर में छलांग गए मारी, डॉक्टर साहब आप ठीक है? मैंने क्यों नहीं, आपका लड़का परेशान है दिल्ली में, परेशान थे, हम कुछ नहीं बोल सकते। अब क्या आप बोल सकता हूँ मैं कुछ? मैं अगर आप वक्फ में माने बोलो, वक्फ क्या है, ये कुरान में क्या आया था, क्या आता है, इसके लिए बता, क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं, चुप। अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए, 47 में जब वो लड़के और लड़कियां लकड़ी की बंदूकें लेकर कह रहे थे हमला, हाँ। आप भी उनमें थे? मैं उनमें नहीं था ना, स्टूडेंट थे, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, हम हमला हुआ था, यह वो नारा था मसूदी साहब का, मसूदी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, वो उसी का नारा था, हमारा नारा नहीं था। 53 में जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया, कहते हैं बड़े हालात खराब हो गए। ओ जी, इतनी हालत खराब हो गई, पता ही नहीं चला, कितने लोग मारे गए पता ही नहीं चला। आप छुप गए? सब चुप थे, कुछ भी नहीं, कॉलेजेस बंद, सब बंद। कितने वक्त तक? बहुत वक्त था, फिर कुछ दिन हो गए, बहुत दिन, फिर एक मेरे ख्याल में 13-14 दिन हो गए थे, फिर एक पत्थर मस्जिद है एक जगह, वहां पर आ गए बख्शी गुलाम अहमद, वहां पर मैंने सुना सादिक साहब ने भी तकरीर की, बख्शी गुलाम अहमद ने भी तकरीर की, फिर बख्शी गुलाम अपना हुलिया बदला, फिर बख्शी मैं तो वहां गई थे बादावारी, बख्शी गुलाम अहमद आ गए, मंजगुल नजर वगैरह, मंजगुल गए, लोगों को खिलाया, इसने अपनी ना चाहिए लोगों को बहुत हेल्प किया। जीएमसी में आपने क्या किया है जिसके लिए आपको जीएमसी याद रखेगी? जीएमसी में हमने बहुत किया, सर्जरी को ऊपर उठाया, सर्जरी इतनी की क्या बोलूं, वो नहीं होती थी, बान साबन मैंने इतना किया, इतने लोगों की जानें बचाई, अगर हम ऑपरेशन नहीं कर वो मर गए होते, मतलब इतनी सर्जरी, अली जान साहब ने इतने केसेस रेफर किए जिनको हमने किया ऑपरेट, अगर हम नहीं करते वो मरती।
जीएमसी को हमने फर्स्ट 10 में बनाया इंडिया में। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का था, अमेरिका से लोग आते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वहां से आते थे, आप भी गुजर भी किया, जहाँ बैठे बहुत से लोग अमेरिका के आए। जब मिलिटेंसी आई फिर 93 के बाद कोई यहाँ नहीं आया। जब मिलिटेंसी उठी यहाँ, मिलिटेंसी हालात बदल गए तब आपके अस्पताल में लोड क्या था और आप कैसे मैनेज करते थे? अरे मैंने क्या करता, जब 19 जनवरी हुआ था मैं वहां था, जब 19 रात को गोलियां चली, जब लाशें आई सीना दान के, सब मर गए, हम नीचे बैठे थे रोते थे, जब लाशें आते रोते, क्या करते थे, हमारे पास 4-5 टेबल थे, उनको काम किया। फिर तब से चेंज आ गई, हमने समझा हमें क्या करना चाहिए, कितने जगह होने चाहिए इतने, फिर हमने ऑपरेशन थिएटर्स बनाए, फिर लड़ते रहे, 16 लड़ते गया। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा, अपनी जिंदगी के 90 इयर्स मुकम्मल करने के बाद जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ जी है, बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी है, आपको कोई रिग्रेट है, अफसोस है किसी चीज का? रिग्रेट है मुझे, कश्मीर वो नहीं रहा, वो पीसफुल जो पहले था वो नहीं रहा। यहाँ बहुत इंट्रूजन हुई हर एक चीज में, इंसानियत चली गई, हैवानियत आ गई, रूहानियत चली गई, कश्मीरियत तो है ही नहीं। अब कश्मीर का नाम कौन लेता है, यहाँ कौन किसी की इज्जत करता है, हर एक दूसरे को धोखा ही देता है, दोस्त नहीं है, वो पुराना भाईचारा नहीं है। अब आप ईद देख लीजिए, ईद के दिन कितने लोग हम इकट्ठा होते हैं, आप देख लीजिए कितने लोग आते हैं। कब आप ईद मना, क्या ईद बताते, ईद का जाते थे, आप जाते हो एक रास्ते, जो मुझे था यूसुफ शाह के साथ एक रास्ते जाते, दूसरे साथ खेलते थे, घूमते थे, अब तो आई नहीं, वो जमाना चला। वो कश्मीर तो अब वो कश्मीर चला गया, वो कश्मीरियत कहाँ है, वो इज्जत कहाँ है, वो दोस्ताना कहाँ है, वो भाईचारा कहाँ है, झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। सब जो सर्जन्स होते हैं उनके बारे में बड़ा मशहूर एक चीज है, वो टेम्पर लूज करते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि उनकी गलतियां दफन होती हैं। जरूर होती है, गलतियां होती हैं। आपको कोई गलती हुई? हाँ, सर्जरी में तो गलतियां होती है, कभी कभी गलती होती है। तो कितनी गलतियां हुई होंगी? बहुत गलतियां होती हैं, हुई जो दफन हो गई, हुई है, हाँ दफन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यहाँ पहले होती ही नहीं थी। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, मैं बोलता हूँ ट्यूब एक तरफ डालना होता है, दूसरे तरफ डालता है, अपेंडिक्स होता है, मर जाता है, होते ऐसे वाकत हुए, तो आपका ये बाहर में होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। जब पहला ऐसा वाक़ा हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था? जब डॉक्टर को गलती होती है ना, घर जाता है, बीवी पर गुस्सा करता है, एक कप चाय जो पीना होता वो नहीं पीता, उस रोज खाना नहीं खाता, नमाज नहीं पढ़ता। मगर आप देख लीजिए, ये जो प्रोफेशन है नोबल है, अब ये प्रोफेशन बन गया पैसों के लिए। उसके मुकाबले में अगर ड्राइवर अच्छा होगा, जब ड्राइवर मरता है सवारियों के साथ मरता है, ये पहले मरता है। ड्राइवर का तबका भी आप देख लीजिए कितना खराब है, आप सब ड्रग्स पीते हैं, मगर ड्राइवर मरता है पैसेंजर के साथ। इट इज ऑल्सो नोबल प्रोफेशन। गलतियां अब देखो, कोई गलती ऐसी भी होती थी जिसके जिम्मेवार हम नहीं है, मगर हम पर चढ़ती थी। एक पेशेंट फॉरेन में ऑपरेट हुआ, जब उसका ऑपरेशन हुआ, उस पेशेंट ने मुकदमा किया, इन्होंने मेरी किडनी भी निकाली, क्योंकि जब उसका एक्सरे किया उसका किडनी। मगर आप जब वो डॉक्टर को सजा बाहर में, जब कुछ साल हो गए ना, सोनोग्राफी आ गई, फिर पता चला इस आदमी को एब्सेंट किडनी बचपन से ही है, फिर वो निकला, वो डॉक्टर का कसूर नहीं था। डॉक्टर साहब आखिर में ये बता दें कि कोई यादगार सर्जरी है जिसकी जो आप अपने कैरियर का सबसे बड़ा? हाँ, मैं बहुत से वाक़ा हुए। जब मैं हाउस सर्जन था ना,
सराफ कदर में रहता था। गिरधारी लाल ने एक पेशेंट को एडमिट किया था, उसका नाम था गायत्री। वो इतनी सुंदर लड़की थी, आई वॉज 23, वो 15-16 साल की थी। इंतजार करती थी, जब मैं आता था वहां मेरा बैग लेती थी, घर से दूध आता था मेरे कमरे आती थी, मेरे पीछे। गिरधारी बोलता पिया करो डॉक्टर साहब इसको मत। इंतजार करती थी मेरी, उसका ऑपरेशन करना था। अच्छा, जब उसका ऑपरेशन किया, मुझे तो उन दिनों पता ही नहीं था पूरा। डॉक्टर गिरधारी लाल ने किया, कोई और सर्जन आया, लेडी डॉक्टर को लाया, मल्होत्रा थी फीमेल हेड। जब उसको ऑपरेशन किया गया, उनको समझ में नहीं आया, उसको मेल ऑर्गन्स भी थे, फीमेल ऑर्गन्स भी थे। इनको क्या करना चाहिए इसे उनको समझ में नहीं आया, मुझे पता ही नहीं। इतने में मुझे तब्दील हो गया। ये गायत्री छूट गई, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, मर गई। ये ढूंढ रही थी। जरगर साहब कहाँ गया, मैं हो गया गांधरबल, पता नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं, गायत्री चली गई। कहाँ गई, किधर, पता नहीं। मिलिटेंसी टॉप है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये पर्दा में उधर से देख रहा हूँ। यहाँ गैराज में एक आदमी चक्कर लगा रहा है, इधर से उधर, इधर से फेरन लगा के। मैं देख रहा हूँ अंदर आए, मैं डर गया, फेरन से डरता था। फिर दूसरे दिन भी गया, जब वो उधर चक्कर लगा रहा है, मैं निकला, वो गायब हो गया भूत की तरह। मैं बात, तीसरे दिन जब यहाँ पेशेंट है, मैंने उसको देखा, मैंने बोला आप आ रहे हैं 3 दिन, आपको क्या काम है? वहां मेरा एक अपना पेशेंट था, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे वक्त, हमने उसको बुलाया, अंदर आया, आपकी जगह बैठा, कराकुरी लगी है, फेरन लगा है। मैं डर गया, कोई चीज बहुत इसको है। यहाँ एक दोस्त भी मैंने बोला आप क्यों, आप, उससे मुझे बोला आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला बेटा अभी पहचाना नहीं, मगर कुछ आवाज मुझे लग रही है, मैं आपको जानता हूँ। देखो डॉक्टर साहब मेरा नाम है गाशर। जब उसने बोला गाशर, मैंने बोला वो मेरी गाशरी, तो ठीक है। देखो डॉक्टर साहब ठीक हो, आप मुझे आरस है। मिस बोलो क्या आरस है, चाय पियेंगे? मैंने गाशरी आ गई। दोपन एक अर्ज है, बोलो। मैंने बोला मैं क्या हूँ, मुझे भी पता नहीं। तू क्या कर रहा है इस वक्त? मैं नर्सिंग ऑर्डरली बन गया। नाम क्या है? बोला मुस्लिम नेम। आप क्या चाहिए? पैसे चाहिए? देखो नहीं, खैरियत से आप, खैरियत से वगैरह। मैं शादी वगैरह तो देखो ना आपको पता है। मैं आप क्या चाहिए? देखो मुझे हज को जाना है। अब मैं मेल को जाऊं या एज ए फीमेल, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। मैंने फोन उठाया किया बहुत से बड़ी उल्मा को। उल्मा ने बोला सरकार साहब ये प्रॉब्लम है, ये मुझे पूछना पड़ेगा। 3-4 को मैंने बोला, वो तो रोने लगा। साहब ये हज को जाना है, उसको डेट है, वो बोलते हैं मुहर्रम। फिर मैंने, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, बहुत अच्छा आलिम शिया अब्बास साहब के बहुत से लोगों को मैंने ऑपरेशन जानत करी। मैंने अब्बास साहब को फोन किया, मैंने अब्बास साहब के माँ को ऑपरेशन किया। मैंने बोला माँ के साथ ये 5 मिनट मैंने उससे बोला 10 मिनट। फिर मैंने इसकी डिटेल बोली गाशरी की। जरूरत साहब इस वक्त वो कैसी पहने, वो फेरन लगा के, टोपे लगा के, नाम ये तो मैं उसको बोला मेल। जब मैंने बोला तू जाओ ऐसे मेल लिख ले, तो वो खुश हो गया। फिर वो गाशरी को क्या हो गया, हज को गया, वहां से आया, ये पता नहीं मैं क्या हो गया ये वाला। मगर ये भी एक वाक़ा है, बहुत से वाक़ा है। 9 दहाइयों की कहानी, 90 साल की कहानी कोई छोटी कहानी नहीं होती। हाँ। जिंदगी की बहुत बड़ी किताब होती है। लेकिन हमने कोशिश की कि आपकी यादों में से कुछ चीजें हम चुराएं ताकि हम महफूज रखें। तो आपने हमें इतना वक्त दिया,
ہمارے ساتھ تھوڑی ٹھنڈ ہے آپ کے کلینک میں، لیکن بڑا پرانا کلینک ہے، بڑا معروف کلینک رہا ہے، تو آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا، ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. شکریہ تو اور جناب. کوشش کریں گے کہ کبھی کوئی اور موقع انشاءاللہ مل جائے. آپ کی 91ویں برتھ اینیورسری پہ ایک بڑی پارٹی تھرو حسین کیجیے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یو آر اے لیڈنگ جرنلسٹ, فیمس. I am thankful to you that you have shared my life. Life is always, it will be shared. We should help each other unless until we are helpful to each other. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچا؟ بیٹھے ایک دفعہ سین میں جبریل آیا, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نبی اکرم آپ کے دوست اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے مال دولت مانگا نہیں, اس نے بولا علم یجد کا یتیمن فاوا. یہی حسین صاحب دیکھ لیجئے کتنے یتیم ہیں, کتنے غریب ہیں. ہم سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو ہیلپ کرنا, کر لیں, کوئی ترجیح کرے کر لیں. کتنی بیوہ ہیں, کتنے یتیم ہیں, کتنے لوگ جیلوں میں ہیں. میرا ایک دوست تھا الطاف صاحب نام ہے, گیلانی صاحب کا داماد, میرے ساتھ کام جیل میں نے سنا وہ بھی مر گیا جیل میں. میں نے فاتح بھی نہیں پڑھی, پتہ ہی نہیں کب مارے. کتنے لوگ ایسے ہی مر. شکر اللہ کا میری بیوی بھی بیمار ہوئی دہلی میں. ان دنوں وہاں پر کووڈ تھا, کووڈ میں مر جاتی, پتہ نہیں کس آفت میں چلی جاتی, کہاں اس کو دفن کیا ہوتا. کچھ اللہ نے نجات دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شفا دی. پھر یہاں آ کے وہ فوت ہو گئی, 4 سال ہو گئے. تب سے میں ڈبل یتیم ہوں. بیوی بھی مر گئی, مگر سایہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہوں گا, اور جو میرے پاس آگا اس کو بھی ہیلپ کروں گا. تو شکریہ. خیر ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس.